अब आ रही है। असल में चेंज किया ना स्क्रीन तो नहीं आया। चलिए, अच्छा टॉपिक था, नहीं हो पाया कवर। चलो अब रिपीट तो करेंगे नहीं, लेकिन देखिए वही सेम एग्जांपल यहाँ आ गया। देखो ये तो एक्सपेरिमेंटल डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 375, ये 364 और वो 3। पहले तो मैं वो कर लूँ, तो ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यहाँ पे ब्रांचिंग उससे कम तो उससे ज़्यादा, और यहाँ पे बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं है तो इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ का सरफेस एरिया ज़्यादा है साइड, इसका सरफेस एरिया उससे कम और इसका सरफेस एरिया सबसे कम। चलिए, तो ये हमारा हो गया, ये एग्जांपल में चाहे तो इसको भी लिख लीजिए। Yes, this is the question we must discuss। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे खाली देख लीजिए, फिर इसको ब्लैक पेज पे डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर ये गायब हो जाएगा। चलो देखते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहीं कर लेते हैं। बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, इसका उससे कम, और इसका नहीं, बल्कि ये जो है दूसरे नंबर पे है, 1 सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, और ये तीसरे नंबर पे। पहले अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट में कुछ ऑर्डर चेंज हुआ है। चलो अभी फ़िलहाल बॉइलिंग पॉइंट पर ध्यान मत दो, जो हमें चीज़ समझनी है वो मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा समझ में आएगी, इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा उसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। मेन चीज़ जो समझनी है वो समझते हैं। ठीक है, कि उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है और इन दोनों का उसके बाद क्यों है, कंपाउंड तो सेम है, तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। तो जब आप ये मॉलिक्यूल बनाएंगे, देखिए इन दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए, मैंने ये वाला ले लिया तो अब यही ले लेता हूँ। दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, दिस इज कॉल्ड पैकिंग। क्या कहलाती है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब कहीं पर भी होगा तो जुड़ता चला जाएगा ना, इस तरीके से करीब, जितना कम करीब आ सकता होगा उतना आएगा। जरा पैरा को बनाइए ऐसी 3, तो बनाना शुरू कर दिया, अब देखने का टाइम नहीं है, दर्शन हो गए। हो गया?
तो यहाँ पे समझ में आया इसमें और इसमें क्या फर्क है? इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, शेप, स्ट्रक्चर, वॉट एवर यू वांट टू से, वो इस तरीके की है कि यहाँ पे क्लोज पैकिंग पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर क्लोज पैकिंग मॉलिक्यूल की पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखिए इन पैरा कंपाउंड द पैकिंग इज क्लोज, therefore melting point is high. हाई क्या? वेरी हाई कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। ये वाला क्या है? ऑर्थो और ये मेटा। ये हमारा पैरा हाई है। ठीक है, बस इतनी बात इसमें सीखनी थी, वो हमने सीख ली। थोड़ा सा मैं एक चीज देख लूं। However, para-isomers are high melting as compared to their ortho and meta-isomer. It is due to symmetry of para-isomer that fits in crystal lattice better as compared to ortho meta-isomer. यही बात हमको सीखनी थी, बाकी ये रीडिंग वीडिंग की तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर कंपैरिजन के लिए आएगा तो इसका इनके साथ आएगा तो हम बता देंगे इसका ज़्यादा है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, 453 है, वो 48 है। बॉइलिंग पॉइंट में भी थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है। बहरहाल मेल्टिंग पॉइंट पूछेगा, बॉइलिंग पूछेगा नहीं। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। सॉल्युबिलिटी लिखिए। तो सबसे पहली चीज सॉल्युबिलिटी में आप लिखिए लाइक डिजॉल्व। ये शायद मैंने पहले भी लिखवाया हो, लाइक जैसे को तैसा। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो किसको डिसॉल्व करेगा? पोलर मॉलिक्यूल को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, और नॉन पोलर है तो वो किसको डिसॉल्व करेगा? नॉन पोलर को करेगा। ठीक है, अब हम जो सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से उसको छोटा कर दें। तो हम दो चीजों में पढ़ते हैं, एक तो पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल ले लीजिए, H2O, अल्कोहल, ये दो मेन है। ठीक है, अगर पोलर सॉल्वेंट हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर नॉन पोलर कर रहे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल तो बेंजीन ही है, दूसरा टोलीन, ठीक है, तीसरा हेक्सेन सीधी चेन वाला, हेप्टेन सीधी चेन वाला, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, ये सब क्या है? नॉन पोलर। ओके, एक और बहुत बार यूज कर मिलेगा आपको, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड, ये सब नॉन पोलर के एग्जाम्पल। ओके, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। तो अब मुझे डिसॉल्व करना है
एल्काइल हैलाइड को सॉल्युबल बनाना है ना, सॉल्युबिलिटी चेक करने का सॉल्युबल है या नहीं है। तो एल्काइल हैलाइड जो है मेरा, वो ये तो हो गया आर पार्ट, ये एल्काइल पार्ट हो गया, कार्बन 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 पूरा, और उसमें एक मेरे पास हैलोजन पार्ट है। तो ये वाला पार्ट कैसा है और ये वाला पार्ट कैसा है पोलर नॉन पोलर की टर्म में? ये तो शुरू में ही बताया था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो पोलर नहीं हो जाएगा। पोलर क्या होता है, चार्ज जब सेपरेट हो जाते हैं तो उसी को तो पोलर कहते हैं। तो ये हो जाएगा पोलर, और यहाँ पे नॉन पोलर। तो अब बताइए सॉल्युबिलिटी सोच करके 30 सेकंड का टाइम, कि इसकी सॉल्युबिलिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, पोलर सॉल्वेंट में या नॉन पोलर सॉल्वेंट में? नॉन पोलर। गुड। नॉन पोलर में क्यों? क्योंकि एल्काइल पार्ट बहुत बड़ा है, तो वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, अगर यही एल्केन होता, हैलोजन होता ही नहीं तो बिल्कुल ही सोल्यूबल नहीं होता। किसके अंदर? पोलर सॉल्वेंट में, वाटर वगैरह में खास तौर पे। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पोलर पार्ट है तो कुछ थोड़ा सा नन्ना सा डिजॉल्व हो जाएगा पोलर में भी, क्योंकि पोलर पार्ट है, वो इंटरेक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगी। लेकिन बेसिकली ये भी सोल्यूबल किसमें है? नॉन पोलर में। क्यों? क्योंकि एल्काइल हैलाइड में नॉन पोलर पार्ट डोमिनेट करता है। तो इस बात को लिखिए और रीजन पूरा लिखिए। सॉल्वेंट सब पता होने चाहिए, पूरा एक नोट 2 लाइन का बना डालिए। क्या लिखेंगे? एल्काइल हैलाइड हैज लार्ज पार्ट ऑफ एल्काइल large part of alkyl which is non-polar and small part of halogen. Therefore, non-polar part will dominate. Hence, alkyl halide will be soluble in non-polar solvent. अब ये जितने भी एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए सब में सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी खत्म होती है, और ये प्रॉपर्टी सबके लिए है, एराइल के लिए भी और एल्काइल के लिए भी। ओके। अच्छा, कई बार हाइपर कॉन्जुगेशन का जिक्र आ गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि टाइम 10 मिनट बचा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हेडिंग डालते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पहला पॉइंट, हायर द हाइपर कॉन्जुगेशन more is the stability of the compound.
ठीक है, जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल। दूसरा, इट इज शोन बाय कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन, तीनों शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोकैटायन लेते हैं और ये समझते हैं कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल सेकेंडरी क्यों होता है, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल टर्शरी क्यों होता है। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट हमने चेक किया था, हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी वो फिनोमिना हम लोग समझेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, कार्बोकैटायन बनाया मैंने और ये मेरा कौन सा कार्बोकैटायन है बोलिए, प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे CH2 भी लिख देता हूँ अगर आप लोगों को कोई ऐतराज हो। कार्बोकैटायन से अटैच जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more is the hyperconjugation and more is the stability। हो गया, अब जरा इसका स्ट्रक्चर भी बना के देखते हैं। होता कैसा है हाइपर कॉन्जुगेशन और इसको नो बॉन्ड क्यों कहते हैं। तो देखिए, इसके डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है अल्फा के साथ, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। ओके, और ये अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना देगा। ये देखिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस हो गया, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना, H वहां पे मौजूद है। ये अभी तो एक अल्फा हाइड्रोजन से बना हुआ, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो नेक्स्ट बार में कौन सा यूज होगा, नेक्स्ट बार में हम लोग यूज करेंगे इसको, ये यहाँ जाए। अब इसको भूल जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 H+, ये दूसरा हो गया। दो बन गए। अब इसको भूल जाइए। अब की बारी ये वाला घुमा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 H, इस बार ये। ठीक है, तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गए। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन।
क्लियर हुई बात? अब आइए सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। C+CH3 CH3 H ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कितने अल्फा है? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो ये उससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, सेम आइए टर्शरी के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 9। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 9। तो इसलिए ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है, तो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस इज ऑल्सो द रीजन। इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसको भूख लगी है, इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 3 इसको खिलाने वाले हैं, यहाँ पे 2 खिलाने वाले हैं, और यहाँ पे सिर्फ 1 खिलाने वाला है। तो इसलिए सबसे कम स्टेबल प्राइमरी, उससे ज़्यादा सेकेंडरी, उससे ज़्यादा टर्शरी। तो दोनों तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन है और दोनों ही रीज़न है। ठीक है, हो गई बात? तो फ्री रेडिकल में क्या होगा मैं एक बता रहा हूँ, बाकी आप बनाएंगे। 2 मिनट का मैं टाइम दूंगा आपको, फटाफट बनाएंगे। तो पहले मैं प्राइमरी वाला बना रहा हूँ, सेकेंडरी टर्शरी वाला बना देंगे आप। तो देखिए क्या करना है, बस यहाँ पे फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अब देखिए क्या करना होगा। यहाँ पे तो आपने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए थे, यानी हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन हुआ था। एक को दोनों इलेक्ट्रॉन मिले, एक को एक भी नहीं मिला। अब की बार क्या होगा? अब की बार होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दूर कर दें, यहां से बॉन्ड टूटेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक पहले से मौजूद है, फ्री रेडिकल है ना ये, और ये इलेक्ट्रॉन एक ही जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या दिखाऊंगा? इसलिए मैं आधा हेड दिखाऊंगा, पूरा एरो नहीं दिखाऊंगा। ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों होंगे तो पूरा एरो दिखाएंगे, एक होगा तो आधा दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन तो गया है, यानी इसका तो अपने वाला मौजूद ही है, तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये देखिए ये हो गया। अब इसके 3 स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल में भी होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसी वजह से सेम हो जाएगा, प्राइमरी का सबसे कम, सेकेंडरी में 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। बनाइए जल्दी से, अब आपको प्रैक्टिस करनी है।
अब आप देख लीजिए, जितना इम्पोर्टेंस देते हैं उतना दे दिए। यहाँ पे 9 बनेंगे, ऑर्डर यही हो जाएगा। हो गया। एल्कीन में ऐसे कर लेते हैं, बस कहानी खत्म। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका ये अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। सेकेंडरी बना लेते हैं। यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये ज्यादा स्टेबल के ये है, ये वाली ज्यादा स्टेबल। अगर मैं 4 कार्बन वाली लूं और इधर एक कार्बन लगा दूं तो भी ये। और हमने पढ़ा था सैडलिफ रूल में, इसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी और इसमें ब्रांचिंग कम होगी, ठीक है। तो बल्कि ऐसा करते हैं, 4 वाले बना दें, CH3 कर देते हैं और इसको CH2 कर देते हैं, तो यहाँ तो 2 ही अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ब्रांचिंग कम। सैडलिफ रूल को भी यही सेटिस्फाई करता है। टर्शरी वाला वो और ज़्यादा हो जाएगा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन? 12। 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, अगर इसका नाम दूँ ABC, तो C सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर B, फिर C। ये होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए। हम्म हम्म हम्म। भाई इतना ही याद रखें तो काफ़ी। इसमें एक चीज़ चलिए बता देता हूँ, स्ट्रक्चर नहीं बनाया था एक मैंने, तो स्ट्रक्चर बना देता हूँ। इसका एक स्ट्रक्चर बना दें, कैसे बनेगा? रेजोनेंस के लिए डबल हेडेड एरो है, तो ये मेरा हो गया एल्कीन, और अल्फा हाइड्रोजन अगर मुझे दिखाना है तो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है। अब क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड यहाँ आ गया, ये बना लीजिए, और ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया। जो वीक वाला है वो 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर माइनस चार्ज आ गया, इधर H पॉजिटिव आ गया, और यहाँ पे H आ गया, ठीक है। दूसरा इसके ज़रिए से बना लीजिए। तो एक स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आ गया तो बाकी बना लीजिए। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स सीख चुके हैं, और कल नया चैप्टर में शुरू नहीं करूँगा, कल इसी चैप्टर की कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा
रिवाइज करके आइए, ताकि जो है आंसर देने में आप लोगों को कठिनाइयाँ